प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इजी केमिस्ट्री एसटीएम के यूट्यूब चैनल पे। तो क्या ना आप लोग के लिए हम एक बैच अनाउंस किए थे प्यारे बच्चों, जिस बैच का नाम क्या था? बैच था केमिस्ट्री क्रैश कोर्स 1.0। और ये जो केमिस्ट्री क्रैश कोर्स 1.0 था आपके 12th बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए था। तो इसका क्या ना हम लोग पहला चैप्टर इस कोर्स का सॉलिड स्टेट पढ़ना शुरू किए थे, जिसका हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे सॉलिड स्टेट पार्ट 3 के बारे में प्यारे बच्चों। तो क्या है ना, बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो प्यारे बच्चों, सॉलिड स्टेट पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर के हम लोग क्या ना 5 टॉपिक पढ़ चुके थे टोटल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक जो है ना छठा से, मतलब कि ये जो है 1.6 कहने का अर्थ है कि पहला चैप्टर का ये छठा टॉपिक है। ये जो आपके सामने टॉपिक है जो क्या ना क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, क्या है प्यारे बच्चों? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम लोग क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे इन वन डायमेंशन, मतलब कि एक डायमेंशन में पैकिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो मान लीजिए आपके सामने एटम है, अगर उस एटम्स को अगर एक लाइन में आप अरेंज करते हैं, एक लाइन में अरेंज करते हैं, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है, ये एटम है, ये एटम, इस एटम के बगल में एटम, फिर इसके बगल में एटम, फिर इसके बगल में एटम, फिर इसके बगल में, इस तरह से क्या है ना आगे की तरफ हम बढ़ते चले गए और इसके पीछे भी होगा। तो इस तरह के पैकिंग को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो आइए हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर से पहले कुछ बेसिक बात का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोई भी एटम अपने पड़ोसी जितने एटम को टच करता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो ये एटम को देख लीजिए आप, इस एटम को, ये अपने पड़ोसी एक इधर और एक इधर, दो एटम को टच किया। इस एटम को देख लीजिए, अपने पड़ोसी इधर और इधर। अब ये सर इस एटम का क्या होगा? तो ये इसके आगे भी तो एटम को टच करेगा और इधर तो टच कर ही रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2 मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या है ना क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन हम लोग देखेंगे। तो क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन के अंदर क्या है ना 2 तरह के पैकिंग होते हैं, जिसमें क्या है ना पहला होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो होता है बेचारे प्यारे बच्चों वो 2D में हम लोग देखेंगे। अब क्या है ना ये 2D का जो क्लोज पैकिंग होता है 1D से हम लोग बनाते हैं। अब आपके सामने क्या ना ये 1D क्लोज पैकिंग यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो आपके सामने पैकिंग है, कैसा पैकिंग है प्यारे बच्चों? 1D में है। अब इसी 1D पैकिंग को हम क्या है ना रिपीट करके 2D बनाएंगे। तो मान लीजिए क्या ना क्लोज पैकिंग जो 1D है उसका यहाँ पे हम पहला लेयर A रखें। क्या रखें प्यारे बच्चों? ये पहला लेयर A है, ठीक ना, पहला। फिर उसके नीचे क्या ना A रखें, उसी का रिपीटेशन कर दिए, फिर 1 डायमेंशन का उसके नीचे रिपीटेशन कर दिए, इस तरह से। तो आपके सामने जो ये पैकिंग बन के आया, इस पैकिंग को हम लोग बोलेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। और ये किस टाइप के है? तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन है। अब क्या है ना इसमें हम बात करेंगे, ये सबसे पहला होता है AA टाइप अरेंजमेंट। मतलब ये किस तरह का अरेंजमेंट होता है प्यारे बच्चों? AA टाइप का अरेंजमेंट होता है, क्योंकि इसमें हम A को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब क्या ना बात करते हैं इसके यूनिट सेल को। तो यूनिट सेल क्या होता है? किसी क्लोज पैकिंग के लिए उसका सबसे छोटा भाग जिसे हम बार बार रिपीट करते हैं उसे हम बोलेंगे यूनिट सेल। अब क्या ना यूनिट सेल का बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये आपके सामने इसका सबसे छोटा भाग दिखाई दे रहा होगा, जिसको क्या ना बार बार रिपीट करें, ऊपर नीचे आगे पीछे जहां भी देख लीजिए। तो इसका जो यूनिट सेल यूनिट ये एक स्मॉल यूनिट हो गया, और ये कैसा है? स्क्वायर जैसा। तो यहाँ पे होता है स्क्वायर यूनिट सेल। अब क्या है ना इस स्क्वायर यूनिट सेल के पर यूनिट सेल में अगर हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखें प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? यहाँ पे ये एक यूनिट सेल हो गया, ये एक आपके लिए क्या हो गया? यूनिट सेल हो गया। यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/4, 1/4, 1/4, मतलब कि चारों कॉर्नर से 1/4 मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 × 1/4 बराबर 1 एटम। अब क्या ना बात करते हैं अगला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। देखिए 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे करते हैं? तो देखिए पहले क्या ना प्यारे बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं A टाइप का। किस टाइप का लेते हैं? ये जो है आपके सामने ये A है, फिर उसके नीचे क्या है प्यारे बच्चों? B है, फिर उसके नीचे क्या है प्यारे बच्चों? A है, फिर से क्या है वो? B है। मतलब कि A का पहले क्या है ना
ए टाइप का अरेंजमेंट किया इस तरह से, ये आपका ए टाइप का अरेंजमेंट है। अब ए के नीचे जो अरेंजमेंट किया है वो क्या है, ए के डिप्रेशन में बी को रखना, बी वाला को रखना शुरू किए ऐसे। फिर क्या ना अगला जो ये होगा उसको हम कहां पे रखेंगे, बी के डिप्रेशन में। इस तरह के पैकिंग को हम क्या बोलेंगे, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। और ये कैसा क्लोज पैकिंग है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। और ये किस टाइप का पैकिंग है प्यारे बच्चों, ये जो पैकिंग है ये है ए बी, पहले ए का फिर बी का फिर ए का और फिर बी का, देखिए ए बी टाइप रिपीटेशन है इसमें, तो हम बोलेंगे ए बी टाइप अरेंजमेंट। इसका जो यूनिट सेल आप देख रहे हैं ये कैसा है, हेक्सागोनल टाइप के, कैसा प्यारे बच्चों, हेक्सागोनल टाइप के हैं। तो यूनिट सेल हो गया हेक्सागोनल, जेड इफेक्टिव। अब क्या ना देखिए इसके 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर पे एक एक एटम है। उसके अलावा इसके बॉडी के सेंटर में कितना एटम है, एक एटम है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं हेक्सागोनल के जो कॉर्नर होते हैं 2D में, हेक्सागोनल का ये जो कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है 2D के अंदर, ये कॉर्नर सब, इस कॉर्नर के एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/3 होता है। अगर यही क्या ना 2D में रहता कितना हो गया प्यारे बच्चों, 1/3। अगर ये 3D में रहता तो यहाँ पे क्या रहते हैं, 1/6 लेते हैं। अब जो ये बॉडी के अंदर है, ये बॉडी के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन कंप्लीट क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे 6 कॉर्नर पे है तो 6 × 1/3 या +1 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लोज पैकिंग इन 3D की तरफ। तो यहाँ पे बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3D का। तो सबसे पहले है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसको बोलते हैं SCP। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का बात करें तो आ जाइए, ये जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है इसको हम कहां से बनाते हैं, तो ये जो आपके सामने है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, इससे बनाते हैं। अभी क्या ना इसका जो ये एक लेयर है, अभी क्या ना ये जो एक लेयर है, तो आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर यार यहाँ पे आप क्या ना स्क्वायर क्लोज पैकिंग का एक लेयर है जिसको हम ए टाइप बोल दिए। फिर क्या ना इस लेयर के ऊपर आपको फिर से एक लेयर दिखाई दे रहा होगा, फिर उस लेयर के ऊपर फिर एक लेयर, फिर उस लेयर के ऊपर एक लेयर। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3D में है वो 2D का जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D में था उसको बार बार रिपीट करके हम बनाए। तो अब क्या ना इसको बोलेंगे ए टाइप अरेंजमेंट। इसका आपका यूनिट सेल, ये क्या है आपका यूनिट सेल दिखाई दे रहा है, तो ये यूनिट सेल क्या है, इस यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर पे एटम है, ये इस कॉर्नर पे एटम है, तो कॉर्नर पे सिर्फ एटम है तो कैसा हो जाएगा SCC। और SCC जो यूनिट सेल होते हैं प्यारे बच्चों, उसमें क्या ना नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो होता है एक होता है, पीछे के क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो SCC होता है उस SCC के पर यूनिट सेल में, मतलब कि कहने का अर्थ है प्रति एकक कोशिका में एक एटम होते हैं। तो एक अब क्या ना SCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए हम यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का बात करते हैं, आ जाइए। जब हमको SCC का कोऑर्डिनेशन नंबर देखना होगा, मतलब कि उप सहसंयोजन संख्या, तो उसके कॉर्नर के एटम को देखेंगे कि उसका जो कॉर्नर का एटम है वो कितने अपने पड़ोसी एटम को टच कर रहा है। तो यहाँ पे इस एटम को हम देखें, ये कॉर्नर का एटम है ना, ये जो कॉर्नर का एटम है, ये जो कॉर्नर का एटम है ये वाला सबसे पहले पीछे वाला एटम को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब इसके अपने पीछे एटम को टच करा था, क्या आगे भी एटम को टच करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। नीचे वाले एटम को टच करा था, अपने ऊपर भी एटम को टच कर रहा है। अपने क्या इस साइड वाले एटम को टच करा था, इसके जस्ट अपोजिट में इधर भी एटम को टच करेगा। यहाँ पे टोटल कितने को टच किया, 1 2 3 4 5 6 एटम को, कोऑर्डिनेशन में इसका हो जाएगा 6। आज हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, जिसको बोलते हैं HCP। ये इंपॉर्टेंट भी है, इससे कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है प्यारे बच्चों। अब क्या है यहाँ पे हम बात करते हैं हेक्सागोनल का। तो हेक्सागोनल में क्या होता है, सबसे पहले आपका जो लेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए टाइप, इस लेयर को हम बोलेंगे ए टाइप बोल दिए। अब क्या ना इसके ऊपर क्या ना दूसरा लेयर आपको बी टाइप दिखाई दे रहा है, ये वाला लेयर। अब क्या ना आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि ए के डिप्रेशन में बी का एटम प्रेजेंट है, डिप्रेशन में। यहाँ पे क्या ना यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये ए के डिप्रेशन में बी का एटम प्रेजेंट है। अब क्या ना बी के ऊपर फिर हम रखे ए को। अब क्या ना बी के ऊपर जब ए को रखे तो फिर से बी का जो डिप्रेशन होगा, बी का डिप्रेशन गड्ढा, उस गड्ढा में क्या होगा, ए का होगा। फिर ए के ऊपर बी को रखे यहाँ पे, तो अब क्या ना ये जो ए का आपको गड्ढा दिखाई होगा, एटम एटम के इसमें गड्ढा जो होगा, डिप्रेशन जो होगा, उसमें क्या ना बी के एटम को अरेंज किए हुए हैं। इस तरह से क्या ना यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो रिपीटेशन है कैसा है, ए बी, ए के बाद बी, फिर ए के बाद फिर
फिर यहाँ पे देखिए ये गड्ढा सब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये सारे सब क्या ना गड्ढा है, तो इसमें क्या ना एटम को रखेंगे, तो ए के बाद बी को रखें, फिर से ए के बाद बी को, फिर इससे ए के बाद बी को, तो इस तरह से यहाँ पे क्या ना ए बी टाइप रिपीटेशन है, तो यहाँ पे बोलेंगे ए बी टाइप अरेंजमेंट है। इसका यूनिट सेल कैसा होता है, तो इसका यूनिट सेल होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पे इसका ये यूनिट सेल है आपके सामने, यूनिट सेल। इस यूनिट सेल को हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का यूनिट सेल है, जिसको बोलेंगे एचसीपी यूनिट सेल, एचसीपी यूनिट सेल बोलेंगे। अब क्या है, इस एचसीपी के यूनिट सेल में नीचे में 6 एटम जो ए टाइप का पैटर्न है, ये ए का है, बीच में 3 एटम जो बी का है, और फिर ऊपर में 1 एटम किसका है, ए का है। इसके ए के नीचे भी क्या होगा, ए के नीचे बी होगा, और फिर इस ए के ऊपर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी होगा। अब क्या है ना, इस यूनिट सेल का अगर हम देखें जेड इफेक्टिव, मतलब कि पर यूनिट सेल में कितना एटम है, तो अब क्या है ना, ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 3D में है, और 3D में हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 तो ऊपर में एटम है, 1 2 3 4 5 6 कितना है 12, कि हेक्सा जो गन है, ये जो हेक्सागन है, इसके इच कॉर्नर पे कितना एटम है, 12 एटम है, कितना है 12, जिसमें 6 नीचे और 6 कहां पे है ऊपर। और आपको हम ये भी बोले हैं कि अगर हेक्सागोनल यूनिट सेल होगा तो उस यूनिट सेल के जो कॉर्नर का एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/3 किसमें होता है, 2D के लिए, और 1/6 किसके लिए होता है प्यारे बच्चों, 3D के लिए होते हैं। यहाँ पे 12 एटम, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 12 एटम हो गया, तो यहाँ पे 12 एटम लिए हम। अब इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/6, तो 12 × 1/6 कर दिए। अब चलिए इसके जो बॉडी सेंटर में है, इसका बॉडी सेंटर में जो है ना, ये बॉडी सेंटर में जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉडी के सेंटर में, ये आपको जो बॉडी सेंटर में दिखाई दे रहा है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा कंप्लीट, इसका कंप्लीट कंट्रीब्यूशन 1 होता है। तो यहाँ पे लिखे 3 × 1, क्योंकि बॉडी के सेंटर के अंदर 3 एटम है, और बॉडी के सेंटर में जो एटम होते हैं उसका साझेदारी 1 होता है, हिस्सेदारी क्या होता है 1 होता है, कंट्रीब्यूशन, सॉरी साझेदारी यानी यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन बोलेंगे, हिस्सेदारी। अब क्या है ना, यहाँ पे जो क्या ना फेस पे है, इस फेस पे 1 एटम और इस फेस पे 1 एटम, और फेस वाला कंट्रीब्यूशन कितना होता है प्यारे बच्चों, फेस पे है ऊपर नीचे 2 एटम, तो इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा 6 एटम, और ये क्या है ना VVI है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का बात करें यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ना, किसी एक जगह से हम देख लेते हैं। मान लीजिए क्या ना, हम इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, यहाँ पे इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, एक मिनट, इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखने गए इस एटम का, ठीक ना। तो ये एटम इस लेयर में अपने पड़ोसी 1 2 3 4 5 6 एटम को टच कर रहा है। कितने को टच कर रहा है, 6 को। अब क्या ना, ऊपर में जस्ट कितने एटम को टच करेगा, 3 को। अब जरा बताइए, ए के ऊपर में बी है तो नीचे में भी तो बी होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो अब क्या ना, 6 को इस लेयर में टच किया, 3 को ऊपर और 3 को कहां पे करेगा, नीचे। तो 6 3 9 3 12, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया मेरे बच्चों, 12 हो गया। ई भी VVI है आपके लिए और ई भी VVI है। तो अब क्या है ना, आप क्या ना ऑब्जेक्टिव से ज्यादा ध्यान दीजिएगा शॉर्ट पे, मतलब कि इन शॉर्ट पे, कि ये टॉपिक का इन शॉर्ट है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव ज्यादा बनेंगे, ठीक ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला क्या है ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है प्यारे बच्चों। क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हम 3 टाइप का पैटर्न यूज करते हैं। पहला तो ए टाइप का पैटर्न, फिर ए के ऊपर बी, बी के ऊपर सी, फिर क्या है ए है, फिर उसके ऊपर बी, फिर उसके ऊपर क्या होगा सी, ए के नीचे भी बी, और यहाँ भी क्या होगा प्यारे बच्चों, उसके नीचे भी क्या होगा सी। अब क्या है ना, यहाँ पे क्या ना देखिए ए बी सी, फिर ए उसके ऊपर बी, उसके ऊपर क्या होगा सी होगा, ए बी सी टाइप का रिपीटेशन हो रहा है। अब क्या है ना, यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी टाइप अरेंजमेंट। यूनिट सेल कैसा होता है, तो जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग का यूनिट सेल होता है वो होता है FCC, मतलब कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है। और FCC जब यहाँ पे यूनिट सेल होता है तो आपको पहले से पता है कि सर FCC के पर यूनिट सेल में कितने होते हैं एटम, तो 4 होते हैं, तो यहाँ पे लिख दिए 4। अब क्या ना, आपको ये भी पता है कि FCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है, लेकिन आइए हम कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे आपको समझा देता थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आपके सामने एटम है, यहाँ पे क्या ना आपके सामने एटम है, यहाँ पे जो आपके सामने ये एटम है, ये वाला एटम, ये रेड वाला, ये एटम इस लेयर में कितना को टच करा है 6 को, और इसके ऊपर कितना को 3 को, 6 3 9 को। तो ए के ऊपर बी में 3 को टच किया, तो ए के नीचे भी तो बी होगा प्यारे बच्चों, होगा कि नहीं होगा।
तो ए पे पहले ए वाला पैटर्न में 6 को टच किया और ए के ऊपर बी वाला पैटर्न है तो उसमें 3 को टच किया था, 6 3 9 और उसके नीचे फिर 3 को, 9 3 कितना हो गया, ए के नीचे बी होगा तो बी में फिर कितना को टच करेगा 3 को, 9 3 कितना हो जाएगा 12। तो ये क्या है ना, ये भी क्या है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, VVI है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या ना वॉइड की तरफ। अब वॉइड क्या होता है सो देखिएगा, वॉइड होता है द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एटम्स इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वॉइड। मतलब ये कहने का अर्थ है जब आप पैकिंग करते हैं एटम्स का तो उस पैकिंग के दौरान क्या है ना उस एटम्स के बीच में खाली जगह बच जाता है, उस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं या फ्री स्पेस बोलते हैं या एम्प्टी स्पेस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहला वॉइड हम लोग देखेंगे 2D में, यहाँ पे ट्रायंगुलर वॉइड है, यहाँ पे क्या ना एक एटम ये है और एक एटम क्या है, एक एटम ये है और एक एटम ये है, दो एटम, दो के ऊपर एक 3 एटम रख दिए, इसके बीच क्या ना आप देख रहे होंगे ये क्या ना, इसके बीच क्या ना यहाँ पे क्या ना ये वाला आप खाली जगह देख रहे होंगे, ऐसा कुछ खाली जगह, ये खाली जगह क्या हो गया वॉइड। और ये वॉइड जो है 3 एटम से घिरा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले वॉइड का बात करें तो अगला क्या ना आपके सामने स्क्वायर प्लेनर वॉइड है। मान लीजिए क्या ना एक यहाँ पे क्या ना एक एटम हो गया और इसके बगल में दूसरा एटम, फिर इस एटम के बगल में दूसरा तीसरा, फिर इसके बगल में चौथा। तो यहाँ पे जो आप व्हाइट वाला ये खाली रीजन देख रहे हैं, ये वाला ये क्या हो गया वॉइड हो गया। और ये वॉइड जो है ना 4 एटम से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 3D वॉइड की तरफ। पहला था टेट्राहेड्रल वॉइड। ये क्या होता है, मान लीजिए ना आप एक एटम को रखे, उसके जस्ट बगल में दूसरा एटम और दूसरे के इस बीच में यहाँ पे तीसरा रख दिया और उसके ऊपर एक रख दिया चौथा एटम। तो यहाँ पे सेम 1 2 2 3 और इसके ऊपर क्या नहीं है चौथा एटम। तो इसके बीच में जो ये जगह खाली होगा इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। और इस टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है क्योंकि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है 4 एटम से घिरा हुआ है। अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल का। अब मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल में 2 एटम, उसके आगे 2, 4 के ऊपर 1, 5 और उसके नीचे क्या ना फिर से 1 लगा दिए, कितना हो गया 6। फिर से समझो 2 के आगे 2, 4 के ऊपर 1, 5 और उसके एक नीचे 6। तो यहाँ पे ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो 6 एटम से घिरा होगा। इसके बीच का जो ये खाली जगह आपको दिखाई देगा, ये वाला खाली जगह, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ पे क्या ना लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर बी n। मतलब कि मान लीजिए क्या ना हम क्लोज पैकिंग कर रहे हैं, उस क्लोज पैकिंग में जो स्फीयर्स है मतलब कि जो एटम्स है उसका संख्या n ले लिए। देन द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेटेड। तो वहां पे जितना नंबर ऑफ एटम लेंगे उतना ही उतना ही क्या ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। यहाँ पे क्या ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेटेड, तो वहां पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होगा वो होगा n होगा। कहने का अर्थ है कि हम अगर 50 एटम लिए, कितना एटम लिए वो 50 एटम लिए, 50 एटम को लेकर के हम क्या ना क्लोज पैकिंग किए 50 एटम को लेकर के, तो उसके अंदर क्या ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना बनेगा 50 ही बनेगा, क्या कि n एटम तो n ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड कितना बनेगा 100, क्योंकि n एटम लेते हैं तो उसके अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है वो बनता है 2n। ठीक है, तो अब इसके बेस पे क्या ना एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आपको कहा कि अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट x एंड y। कहने का अर्थ है एक जो कंपाउंड है मतलब कि एक यौगिक जो है ना वह 2 एटम x और y से बना हुआ है। एटम्स ऑफ द एलिमेंट y मतलब कि y जो तत्व है ना उसका एटम्स, ठीक ना, एज एनायन मतलब कि एनायन के तौर पे मेक CCP। क्या बनाता है प्यारे बच्चों CCP मतलब कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहा है। तो हम ये मान लेंगे लेट एटम्स ऑफ y इन पैकिंग इक्वल टू n। मतलब कि एक y के जो एटम्स है मान लिए कि पैकिंग इधर n है, कितना है प्यारे बच्चों n। देन अगले कहा कि एंड दोज ऑफ द एलिमेंट x एज केटायन मतलब कि उसी कंपाउंड का जो x एलिमेंट है वो केटायन के जैसे बिहेव कर रहा है। ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो किसमें है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर है। तो अगर हम अरेंजमेंट के अंदर n पार्टिकल लेते हैं या n एटम लिए या n स्फीयर लिए तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना बनेगा n बनेगा। तो अब क्या ना यहाँ पे हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये होगा कितना n होगा। तो अब क्या करा है आपसे कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो x के कितना एटम हो गया n और y के कितने एटम हो गया प्यारे बच्चों n।
क्या कि n तो हम माने थे और n ऑक्टाहेड्रल वायर बनेगा, दोनों में n से डिवाइड कर दीजिए, n से, तो ये फॉर्मूला बराबर दोनों में अगर n से हम डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया, n से n कट गया, तो फॉर्मूला हो गया xy। सिंपल सी क्वेश्चन था। अब क्या ना जस्ट हम इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आ जाइए, ऑब्जेक्टिव है कि एन ऑक्टाहेड्रल वायर इज सराउंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्फीयर्स। कहने का अर्थ है कि आपके सामने क्या ना एक ऑक्टाहेड्रल वायर है, वह कितना स्फीयर से सराउंडेड होगा, मतलब कि घिरा होगा। तो जो ऑक्टाहेड्रल वायर होते हैं प्यारे बच्चों 6 एटम से, मतलब कि 6 स्फीयर से घिरा होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 6। चलिए क्योंकि 4 तो होता है टेट्राहेड्रल वायर के लिए, ठीक ना, तो 6 क्या आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल के लिए। चलिए आज नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइज इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एचसीपी। कहने का अर्थ है एक जो मेटल है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर है, किसके अंदर है, हेक्सागोनल। तो कहा कि उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो हमको पता है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। बस क्या नाम पीछे के स्लाइड पे देखे हुए थे, यहाँ पे क्या हो गया इसका आंसर 12। अब क्या ना इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला है इन एचसीपी यूनिट नंबर ऑफ एटम्स इज, अभी वीवीआई किए थे आपके लिए कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के पर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, तो होता है 6 प्यारे बच्चों। ओके चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम करते हैं 2D में, तो एक एटम अपने पड़ोसी 4 एटम को टच करता है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है प्यारे बच्चों 4 होता है। चलिए ये वाला जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया, ये कुछ इस तरह से होता है। ये जो एटम है ये इधर भी टच किया, इधर भी टच करा, इधर भी और इधर भी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जैसे ये जो एटम है इधर भी टच किया, इधर भी, ऊपर ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट। चलिए अब क्या है यहाँ पे इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर आर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल रिस्पेक्टिवली। देखिए कौन ऐसा पैकिंग है जिसके अंदर टेट्राहेड्रल वायर भी होता है और ऑक्टाहेड्रल वायर, तो 2 ऐसा पैकिंग होता है। पहला तो होता है HCP एंड CCP। ये दोनों ऐसे पैकिंग हैं HCP और CCP जिसके अंदर प्यारे बच्चों टेट्राहेड्रल वायर एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वायर पाया जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा CCP एंड HCP, तो HCP एंड CCP, ऑप्शन क्या आ गया सही, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइन इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जस्ट किए थे 12 होता है इसका आंसर। चलिए एक मिनट, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइज इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अगर कोई मेटल क्या ना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्रिस्टलाइज है तो हेक्सागोनल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो यहाँ पे कहा कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन ऑक्युपाइंग अ टेट्राहेड्रल होल। मान लीजिए कोई एक केटायन है जो क्या है टेट्राहेड्रल होल में है, तो टेट्राहेड्रल कहने का अर्थ है कि वैसा होल जो 4 एटम से घिरा होगा उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कहा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए क्या होता है, हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग होता है HCP उसके लिए कैसा अरेंजमेंट होता है, तो इसके लिए अरेंजमेंट होता है AB। उसके बाद कह रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ आयंस डिस्क्राइब एज, तो उसको किससे डिस्क्राइब करते हैं AB से डिस्क्राइब करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा कि AB क्लोज पैकिंग। अभी आप जस्ट पिछले स्लाइड पे देखें कि AB किसके लिए होता है, HCP के लिए होता है। किसके लिए प्यारे बच्चों, HCP के लिए क्या होता है, ये AB होता है HCP के लिए। उसके बाद कह रहा कि ABC, तो ABC किसके लिए होता है, CCP के लिए होता है। तो ये दोनों क्या ना कहने का अर्थ है कि अगर AB टाइप अरेंजमेंट अगर मिले तो उसको बोलेंगे HCP, अगर ABC टाइप अरेंजमेंट मिले तो उसको क्या बोलेंगे हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP। तो इसका आंसर हो जाएगा CCP एंड HCP हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, सॉरी एक मिनट, पहले क्या करा ना, पहले यहाँ पे कह रहा है कि AB, तो AB क्या होता है HCP, तो पहले तो HCP हो जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, फिर क्या है ABC, फिर क्या हो जाएगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो ABC टाइप होता है, तो आंसर हो जाएगा A। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है इन अ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन ए स्फीयर द ऑक्टाहेड्रल होल्स आर। कहने का अर्थ है
इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एन स्फीयर्स, मतलब कि एक क्लोज पैकिंग है जिसके अंदर हम एन स्फीयर लिए, मतलब कि एन गोलों की संख्या लिए, ठीक ना। अब क्या ना द ऑक्टाहेड्रल सोल, अगर जितना हम एटम लेते हैं उतना ही क्या बनता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड, लेकिन टेट्राहेड्रल वर्ड उसका क्या बनता है दोगुना। तो एन एटम लिए तो एन बनेगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड और 2n क्या बनेगा टेट्राहेड्रल वर्ड। तो आपसे पूछ रहा है ऑक्टाहेड्रल वर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों n। चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी के साथ। तो यहाँ पे क्या ना आगे आपके सामने क्या रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, 10 ही क्वेश्चन था उस टॉपिक में से, एक मिनट देख लेते हैं एक बार, 10 क्वेश्चन था। चलिए अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो ए होता है इस ए को हम बोलते हैं इज लेंथ, क्या होते हैं इज लेंथ बोलते हैं, एक मिनट, इस ए को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इज लेंथ बोलते हैं, और इस आर को हम क्या बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। ये जो होता है इज लेंथ होता है और ये क्या होता है रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, मतलब कि कहने का अर्थ है यहाँ पे जो ए है वह यूनिट सेल का इच लेंथ होगा, मतलब कि किनारे का लंबाई होगा, और आर जो है ना वह एटम के कहना रेडियस होगा, मतलब कि उसका क्या होगा त्रिज्या होगा जो आर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके लिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एससीसी के लिए। अब क्या ना एससीसी के लिए देखिए ये यूनिट सेल का इज लेंथ है कि नहीं है इज लेंथ है। अब ये यूनिट सेल का इज लेंथ है तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा ये वाला पोर्शन आर हो जाएगा, और फिर क्या ना यहां से और यहां तक क्या हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, और ये पूरा क्या है पूरा ए है, तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2r हो जाएगा। तो इस बात को आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड के लिए बीसीसी के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या ना ये एक एटम है जिसका क्या ना यहाँ से यहाँ तक सेंटर से इसका सर्कमफेरेंस ये हो गया r, इसके फिर परिधि से केंद्र तक r हो गया, फिर ये क्या हो गया r, फिर यहाँ से यहाँ तक r हो गया, ताकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया 4r, कितना गया प्यारे बच्चों 4r। और ये क्या ना बॉडी का डायगोनल, तो यहाँ पे जो बॉडी डायगोनल होता है वो होता है √3a के बराबर, तो √3a बराबर क्या हो गया यहाँ पे 4r हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड के लिए। तो ये क्या ना आपको दिख रहा होगा यहां से क्या ना यहां से यहां से यहां तक क्या होगा r होगा, और ये पूरा क्या होगा 2r होगा, और ये यहां से यहां तक क्या होगा r होगा। और ये क्या ना फेस का डायगोनल है, किसका डायगोनल है ये वाला फेस का डायगोनल है, तो ये r और ये बीच वाला एटम का 2r, बीच वाले एटम का 2r, और इस एटम का फिर से क्या लेंगे हम इस एटम का r लेंगे। तो ये 4r जो होता है प्यारे बच्चों ये होता है फेस डायगोनल के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे √2a बराबर क्या लिखेंगे 4r, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे 3 रिलेशन हम लोग देख लिए। अब तीनों रिलेशन को याद रखिएगा कि एससीसी के लिए a बराबर 2r होता है, इसके लिए बॉडी सेंटर्ड के लिए √3a बराबर 4r होता है, और फेस सेंटर्ड के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों √2a बराबर 4r होता है। आप ये इसे याद रखिएगा, यहाँ पे किनारा होता है तो a बराबर 2r, यहाँ पे क्या ना बॉडी का डायगोनल होता है तो बॉडी का डायगोनल होता है √3a जो 4r के बराबर होता है। यहाँ फेस का डायगोनल है ये यहाँ से यहाँ तक क्या है फेस का डायगोनल है, तो ये जो फेस का डायगोनल होता है वो किसके बराबर होता है √2a के बराबर जो होगा बराबर 4r के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ से। यहाँ पे करा कि इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज लेंथ इज, फेस सेंटर्ड के अंदर इज लेंथ क्या होगा मतलब कि किनारे की लंबाई a। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड के लिए क्या होता है √2a बराबर क्या होता है 4r। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे देखे थे, ये देखिए √2a बराबर क्या देखे थे 4r। अब क्या ना यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो a है यहाँ पे जो a है ये जो a बराबर हो जाएगा √2a बराबर 4r, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4r अपॉन √2, इसको जब काटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2r, तो a बराबर कितना हो गया 2√2r, तो ऑप्शन हो गया सी सही। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी के साथ। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ a स्टैंड फॉर द इज लेंथ, a किसके लिए है इज लेंथ के लिए है, ऑफ क्यूबिक सिस्टम है ताकि क्यूबिक यूनिट सेल होगा, सिंपल क्यूबिक कर रहा है मतलब कि सबसे पहले कर रहा है कि एससीसी, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड कर रहा है मतलब कि बीसीसी, क्या कर रहा है प्यारे बच्चों बीसीसी, इसका बाद फेस सेंटर्ड कर रहा है मतलब कि एफसीसी कर रहा है, क्या कर रहा है एफसीसी कर रहा है, कहा कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक देन द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द स्फीयर्स, मतलब कि अब क्या ना सारे में क्या ना हम पहले आर निकालेंगे और उस आर का हमको रेशियो निकालना है।
तो यहाँ पे हमको पता है कि a बराबर होता है 2r, तो r बराबर क्या हो जाएगा a/2। यहाँ पे क्या होता है बड़ी सेंटर में क्या होता है √3a बराबर √3a बराबर होता है प्यारे बच्चों 4r। यहाँ पे a बराबर क्या आ जाएगा 4/√3, सॉरी r निकालना है यहाँ से हमको, तो r बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, r बराबर हो जाएगा यहाँ से √3a/4। यहाँ से फेस बराबर होता है √2a बराबर होता है 4r, यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा √2a अपॉन हो जाएगा 4। तो अब यहाँ से क्या ना बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कटेगा ऐसे, तो यहाँ पर जाएगा 2√2, तो a अपॉन क्या हो जाएगा 2√2, ये r बराबर हो गया। तो आ जाइए सबसे पहले क्या ना यहाँ पे हम बात करेंगे, जरा देखिए तो पहले a/2 है, सही है, √3a/4 ये गलत हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत। a/2 है यहाँ पे, √3a/4 ये भी गलत हो गया, कहा यहाँ पे √3 क्या है 2 है। अगला देखिए a1 है, यहाँ पे a/2 है, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही डी, कहा कि यहाँ पे a/2 है, a/2 है, √3a/4 है, √3a/4 है, 1/2√2a है, 1/2√2a है, कोई दिक्कत। चलिए तो ऑप्शन आपका ये सही हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करा कि इफ a इज द इज लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब, देखिए a जो है ना वह क्यूब के साइड का क्या है प्यारे बच्चों इज लेंथ है, ठीक है ना। अब क्या है ना यहाँ पे क्या है ना द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड एटम एंड वन कॉर्नर एटम, तो आपसे कहा कि बॉडी के सेंटर के एटम से एक कॉर्नर के एटम का डिस्टेंस आप बता दीजिए कितना होगा। तो यहाँ पे आज ही पहले हम ले लेते हैं इसके लिए शेप, एक मिनट शेप ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम एक क्यूब बना लिए ऐसा कुछ। अब क्या ना इस क्यूब के अंदर हम देखें कि एक जो एटम आपके सामने है वो कहाँ पे है, इस कॉर्नर पे है, दूसरा जो एटम है वो इस कॉर्नर पे है, और तीसरा इसके बॉडी के सेंटर पे है ना, ऐसे बॉडी सेंटर पे। अब क्या ना आपसे कहा है कि इस कॉर्नर के एटम से इस बॉडी के सेंटर के एटम तक का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा r, और यहाँ से फिर यहाँ तक का क्या होगा मेरा बच्चों r हो जाएगा। अब क्या ना यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इस डिस्टेंस को हम मान लीजिए कि यहाँ पे जो डिस्टेंस आपके सामने है इसको हम बोल दिए कि ये क्या है ना ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हम बोल दिए p, तो यहाँ पे बोला है p बराबर 2r, तो आपसे क्या ना यही p डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अब क्या ना p बराबर 2r है, लेकिन क्या ना 2r के फॉर्म में तो कोई आंसर है नहीं, सब तो a के फॉर्म में, तो यहाँ पे r का वैल्यू निकालेंगे। तो बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या होता है r बराबर होता है, मतलब कि √3a बराबर होता है 4r। तो यहाँ पे हम बात करते हैं r बराबर क्या आ जाएगा √3a अपॉन क्या आ जाएगा 4। अब हम बात करेंगे p बराबर, यहाँ पे क्या ना 2r है, यहाँ पे 2 इंटू क्या आ जाएगा √3a अपॉन 4, ये 2 4 से कट जाएगा 2 चांस में, तो हो जाएगा √3a अपॉन 2 हो जाएगा। तो आंसर हो गया क्या √3a अपॉन 2a, यहाँ पे आंसर हो जाएगा √3a अपॉन 2a। ये आपका आंसर क्या हो गया करेक्ट हो गया। तो ये भी क्वेश्चन क्या ना बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आपके सामने क्या ना पैकिंग इफिशियंसी है जिसको हम बोलते हैं संकुलन क्षमता। अब क्या ना पैकिंग इफिशियंसी आखिर है क्या, तो मान लीजिए क्या ना आपके सामने एक डिब्बा पड़ा हुआ है, डिब्बा, उस डिब्बा में आप एटम को पैक कीजिए, तो पैक करने के बाद जितना स्पेस भर जाएगा उसको बोलेंगे पैकिंग इफिशियंसी, और जितना खाली रह जाएगा उसको बोलेंगे वॉइड। जैसे मान लीजिए डिब्बा का स्पेस अपने आप में 100% है, उसमें हम एटम पैक किए और 46% भर गया, तो 46% पैकिंग इफिशियंसी, और बाकी का जो 54% रह गया वह आपका खाली जगह है जिसको हम वॉइड बोलेंगे या एम्प्टी स्पेस बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैकिंग इफिशियंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस। कहने का अर्थ ये पैकिंग इफिशियंसी क्या है, परसेंटेज है किसका, टोटल स्पेस का, फील्ड बाय द पार्टिकल, जो एटम से क्या ना भरा हुआ है, देखिए एटम से गिरा हुआ है। अब क्या इसके बाद हम पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला देखते हैं, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर्स इन द यूनिट सेल, मतलब कि एक यूनिट सेल के अंदर कितना वॉल्यूम स्फीयर्स के द्वारा ऑक्युपाई होगा, उसके अलावा अपॉन उसके अलावा क्या ना टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। इसका जो फॉर्मूला होता है पैकिंग इफिशियंसी के लिए, यहाँ पे जेड होता है, जेड क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है,
उसके अलावा यहाँ पे क्या ना 4/3 पाई आर क्यू, ये जो 4/3 पाई आर क्यू आप देख रहे हैं ये होता है स्फीयर, मतलब कि स्फीयर्स के वॉल्यूम होता है, मतलब कि गोलों का आयतन। और यहाँ पे जो ए क्यू है ये यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है, इंटू करेंगे 100। अब क्या ना अगर आप पैकिंग इफिशियंसी निकाले थे इस फॉर्मूला का यूज करके, जेड क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, 4/3 क्या होता है, यहाँ पे जो 4/3 है ये क्या होता है, ये जो 4/3 यहाँ पे है ये वाला, ये होता है स्फीयर्स का आयतन, मतलब कि गोला का आयतन। अब क्या नहीं AQ होता है क्या, यूनिट सेल का वॉल्यूम, और यहाँ पे 100% इसलिए गुना करते हैं। तो पैकिंग इफिशियंसी अगर आप निकाल लेते हैं तो उससे आप वॉइड आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 100 में 99 भर गया तो 1% तो वॉइड होगा ना, तो यहाँ पे वॉइड बराबर क्या होता है, वॉइड और फ्री स्पेस का बात करें तो 100 माइनस पैकिंग इफिशियंसी। और इसके साथ एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है पैकिंग फ्रैक्शन का, तो पैकिंग इफिशियंसी निकाल के आप 100 से डिवाइड कीजिए, पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, पैकिंग इफिशियंसी अपॉन 100। आइए हम बढ़ते हैं इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव की तरफ, सॉरी ऑब्जेक्टिव से पहले क्या है यहाँ पे देखते हैं पैकिंग इफिशियंसी। अब क्या है हम बात करते हैं पैकिंग इफिशियंसी का, तो किसी भी चीज का अगर आपको पैकिंग इफिशियंसी निकालना है तो उसके लिए दो चीज आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ए का वैल्यू पता होना चाहिए, इज लेंथ जिसको बोलते हैं हम लोग, और दूसरा जेड पता होना चाहिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगर ये दो चीज आपको पता है तो आप आसानी से क्या ना पैकिंग इफिशियंसी निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। अब क्या ना यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले किसके लिए पैकिंग इफिशियंसी, एफसीसी के लिए है। हम बात करें एफसीसी या बात करते हैं एचसीपी या बात करते हैं सीसीपी, तीनों का सेम पैकिंग इफिशियंसी होता है, तीनों का क्या होता है, सेम पैकिंग इफिशियंसी होता है। तो एफसीसी के लिए पहले हम जेड देखेंगे कि जेड कितना होता है। तो जेड क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कि पर यूनिट सेल में एटम का संख्या। तो एफसीसी के लिए जो जेड का वैल्यू होता है वो 4 होता है, पहले हम लोग सीख चुके हैं। और एफसीसी के लिए क्या होता है, √2a बराबर होता है 4r, √2a बराबर क्या होता है 4r। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 4r/√2। इसी को सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा, इससे ये कट जाएगा कितना चांस में, 2√2 के चांस में। अब क्या हो जाएगा a बराबर 2√2r, a का हम निकाल लिए, हमको जेड भी पता है। अब क्या नाउ पैकिंग इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन क्या होता है AQ। तो यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे 4 पुट कर दिए, और यहाँ पे हम बात करते हैं इस A के जगह पे, किस जगह पे, A के जगह पे, A क्या होता है इज लेंथ। तो यहाँ पे A के जगह पे क्या है 2√2r, तो A के जगह पे 2√2r रख के उसका होल क्यूब कर दिए, इंटू कर दिए 100। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 74%, मतलब एफसीसी का जो पैकिंग इफिशियंसी होता है वह 74% होता है, या सीसीपी का जो पैकिंग इफिशियंसी होता है 74% होता है, या एचसीपी का जो पैकिंग इफिशियंसी होता है वो भी क्या होता है 74% होता है। तो इसके अंदर वॉइड कितना परसेंट होगा, तो ये तो आपका हो गया पैकिंग इफिशियंसी। अगर हम बात करते हैं वॉइड का, इसके अंदर वॉइड, तो वॉइड हो जाएगा 26%। तो एफसीसी, सीसीपी, एचसीपी, सीसीपी और एफसीसी तीनों के अंदर सेम पैकिंग इफिशियंसी और सेम वॉइड होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पैकिंग इफिशियंसी की तरफ। तो यहाँ पे क्या है पैकिंग इफिशियंसी फॉर बीसीसी, पैकिंग इफिशियंसी फॉर बीसीसी, मतलब ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए। तो पहले हम इसके लिए जेड देखेंगे, फिर क्या ना देखेंगे ए। तो यहाँ पे बीसीसी के लिए जेड का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। और इसके लिए ए का वैल्यू निकाले, तो ए बराबर क्या होता है, यहाँ पे ए निकालना अगर है तो बॉडी सेंटर्ड के लिए हमको ये पता है कि जो √3a होता है प्यारे बच्चों वो होता है 4r के बराबर। यहाँ पे √3a बराबर होता है 4r, a बराबर 4r/√3, 4r/ क्या हो जाएगा √3। अब क्या ना यहाँ से हम बात करते हैं नाउ पैकिंग इफिशियंसी बराबर। तो ये जो पैकिंग इफिशियंसी होता है ये किसके बराबर होता है, सबसे पहले जेड यहाँ पे लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे जेड। जेड का आता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल के अंदर कितना नंबर ऑफ एटम है, तो यहाँ पे जेड लेते हैं। उसके बाद 4/3 पाई आर क्यू ये लेते हैं, गोला का आयतन, फिर अपॉन में करते हैं 100, क्या करते हैं 100 करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जेड का, सबसे पहले कि जेड कितना होगा, तो जेड का वैल्यू 2 ले लिए, जेड का वैल्यू कितना ले लिए 2 ले लिए जेड का वैल्यू, ताकि बीसीसी के पर यूनिट सेल में जेड बराबर 2 होता है, 4/3 पाई आर क्यू। और यहाँ पे ए का वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं कि ए बराबर कितना आता है 4r/√3, तो यहाँ पे लाके 4r/√3 को पुट कर दिए। अब क्या ना पुट करने के बाद इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा बीसीसी के लिए क्या ना पैकिंग इफिशियंसी कितना आएगा 68%, कितना परसेंट आ जाएगा पैकिंग इफिशियंसी 68%, इसके लिए पैकिंग इफिशियंसी आ जाएगा। अब क्या ना यहाँ पे बीसीसी के अंदर
अगर आप BCC टाइप का अरेंजमेंट करते हैं तो उसके अंदर 68% स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो वॉइड कितना बचेगा प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो वॉइड बचेगा ये बचेगा 32%। कितना परसेंट, 32%। तो आप ये भी याद रखिएगा, बस रिजल्ट आप याद रखें ऑब्जेक्टिव के लिए। अब क्या नाम बात करते हैं SCC के लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो इसके लिए क्या ना Z होता है 1, आपको पता है कि Z 1 होता है। A बराबर क्या होता है 2R होता है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है Z इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू 100/AQ। यहाँ पे Z क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है Z। तो यहाँ पे Z का वैल्यू यहाँ लाके कितना पुट करेंगे, एक पुट कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4/3 पाई आर क्यू के 4/3 पाई आर क्यू रह जाएगा। और यहाँ पे एक AQ है, यहाँ पे 2R का क्यू करेंगे तो 2R का क्यू कितना जाएगा, AQ की जगह पे यहाँ पे 2R डालेंगे तो 8R क्यू हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आया 52.4%। तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी आ गया प्यारे बच्चों 52.4%। तो हम बात करते हैं वॉइड। तो अब क्या है इस 52.4% को आप 100 में से घटा दीजिए, वही निकल जाएगा वॉइड। तो 100 में से घटाइएगा तो हो जाएगा 47 पॉइंट कितना 6% यहाँ पर जाएगा वॉइड हो जाएगा। तो आप ये देख लीजिए कि FCC के लिए 74%, BCC के लिए 68% और SCC के लिए 52.4%, जिसमें वॉइड कितना हो गया 47.6% हो गया। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे तरफ। तो यहाँ पे कहा कि द स्पेस ऑक्युपाइड इन BCC अरेंजमेंट, मतलब कि BCC अरेंजमेंट के अंदर जो एटम्स है वो कितना जगह घेरे हुआ है, तो उसका जितना पैकिंग एफिशिएंसी होगा तो 68% होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा 68%। आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा कि द वैकेंट स्पेस इन BCC, तो BCC के अंदर जब 68% जगह भरा हुआ है एटम से तो खाली कितना होगा, बाकी का 100 में से जो बचा वही, तो 68 भरा तो 32 क्या हो जाएगा खाली, तो यहाँ पे 32% हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते तो आपके सामने है द स्पेस ऑक्युपाइड बाय स्फीयर्स इक्वल साइज, मतलब कि कहने का अर्थ है कि स्फीयर्स के द्वारा, मतलब कि गोला के द्वारा, मतलब कि एटम के द्वारा कितना स्पेस ऑक्युपाई होगा इन 3 डायमेंशन इन HCP एंड CCP अरेंजमेंट। तो आपको बोले हैं कि FCC का बात करें या HCP का बात करें या CCP का बात करें प्यारे बच्चों, उसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो होता है क्या ना सबसे अच्छा। अब क्या ना सबसे अच्छा अरेंजमेंट, मतलब कि सबसे अच्छा अरेंजमेंट होने की वजह से सबसे अच्छा पैकिंग भी होता है और जिसकी वजह से उसका पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा 74%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कहा कि द एम्प्टी स्पेस इन द HCP एंड CCP इज अबाउट, HCP एंड CCP के अंदर एम्प्टी स्पेस तो 74% जगह अगर भरा है तो खाली स्थान कितना होगा 26%। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कहा कि परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो बॉडी सेंटर्ड का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है प्यारे बच्चों 68%, तो फ्री स्पेस कितना होगा, फ्री स्पेस हो जाएगा 32, क्योंकि 68% जगह भरा हुआ है तो खाली जगह कितना परसेंट 32%। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा कि which of the following crystal lattice has the minimum empty space, किसके अंदर मिनिमम एम्प्टी स्पेस होता है, मतलब कि सबसे कम खाली जगह होता है। तो जिसका पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा, जिसका पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा उसके अंदर एम्प्टी स्पेस सबसे कम। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसका होता है FCC का, फेस सेंटर्ड का, तो सबसे कम उसी के अंदर क्या होगा एम्प्टी स्पेस होगा। इसका नाम बढ़े नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, which of the following has a smallest packing efficiency for atoms of single type, मतलब कि किसके पास सबसे छोटा पैकिंग एफिशिएंसी होता है, तो सबसे कम होता है सिंपल क्यूबिक के पास। अब क्या ना इसके बाद हम बात करते हैं अगला क्या ना आपके सामने कुछ क्या ना टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस, मतलब कि हम यूनिट सेल का डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो यूनिट सेल का डायमेंशन निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, D होता है यहाँ पे डेंसिटी और Z क्या होता है यहाँ पे जो Z है, ये जो Z है ये Z, इस Z को हम बोलते हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, और M क्या है यहाँ पे होता है मोलर मास, और A होता है इज लेंथ, और साथ में N क्या होता है एवोगैड्रोज नंबर। तो क्या ना आप इसको क्या ना याद रखिए फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को भी पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो क्या ना आज के लिए क्या ना आपका टॉपिक इतना ही था, कंप्लीट हुआ। अब क्या ना आपका क्या ना पार्ट 3 भी आज कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका लास्ट जो बचेगा पार्ट 4 बचेगा, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से क्या ना आप जुड़े रहिए, आप डेली बेस पे पढ़िए। पहले क्या ना आप अच्छे से शॉर्ट नोट को अच्छे से जो आपको जो हम शॉर्ट थ्योरी करवा रहे हैं उस शॉर्ट थ्योरी को पढ़िए। शॉर्ट थ्योरी के पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव लगाइए। तो क्या ना अगर इस तरह से आप पूरे शुरू से लास्ट ले कोर्स में अगर जुड़ के आप पढ़ रहे हैं तो आपका रिजल्ट एकदम से अच्छा होगा। आप बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ओके।